नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील वड़कोर और आप देख रहे हैं ज्ञान स्नेही। हमारे वीडियो में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम प्रश्न क्रमांक 4 से आगे वाले प्रश्नों को देखेंगे। हाँ, अगर आपने प्रश्न क्रमांक 4 से पहले वाले प्रश्नों को नहीं देखा है तो हमारी पहली जो वीडियो बनी है जिस पे 1 नंबर लिखा हुआ है, उस वीडियो को जाके आप देखिए। अब बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 की। इस पे पहला प्रश्न है, पटरी और प्रकार की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना कीजिए। वर्ग नाम से ही आपके दिमाग में क्लिक हो गया होगा कि ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हों, वो कहलाता है वर्ग। और जिसके अंदर वाले जो कोण हैं सभी 90 डिग्री के हों, 90 अंश, 90 अंश, 90 अंश, 90 अंश, सभी भुजाएं 4.5। ये आकृति आपको बनानी है पटरी और प्रकार की सहायता से। इसमें आप चांदा का भी उपयोग करेंगे। कैसे, आइए हम देखते हैं। तो एक स्केल की सहायता से आप सीधी रेखा खींचिए जिस पे आप ए बिंदु और बी बिंदु को अंकित कीजिए, जिसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर हो। अब ए बिंदु पर चांदे को रखिए और वहाँ पे चांदे में जो 90 डिग्री से जस्ट सीधी एक किरण निकालिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा स्केल होगा यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा रहेगा। तो 4 और 5 के बीच में 4.5 होगा। जो हमारा प्रकार है उसमें हम यहाँ पे पेंसिल को लगाएंगे, 0 से लेके 4.5 तक उसको फिक्स कर लेंगे। अब बिंदु ए पर रखेंगे और यहाँ पे इसको चाप खींचेंगे 4.5 सेंटीमीटर दूर। जो ये चाप खींचेगी ये कहलाएगा आपका सी बिंदु। और चांदे की सहायता से हमने यहाँ पे 90 डिग्री देखा है। अब इस प्रकार को उठा के बिंदु बी पर रखेंगे। बिंदु बी से एक चाप यहाँ पे खींचेंगे और इस प्रकार को उठा के बिंदु सी पर रखेंगे और इस चाप के ऊपर फिर से एक चाप खींचेंगे। जिस बिंदु पर ये मिलेगा उसको कहेंगे हम बिंदु डी। और डी को सी से मिला देंगे, डी को बी से मिला देंगे, जिसमें इसके अंदर वाले सभी कोण 90 अंश के बन जाएंगे। ये आपके वर्ग की रचना हो गई। आइए दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा सवाल। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो इसके लिए हम घनमूल निकालेंगे। इसका जो संख्या एक्स्ट्रा रहेगी उसका भाग दे देंगे। 704 का घनमूल गुणनखंड विधि से निकालते हैं। इकाइकांक 4 है, मतलब 2 से भाग जाएगा। 2 3 6, 1 बच गया, 10 बन गया। ये 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। इकाइकांक 2 है, स्वाभाविक बात है 2 से डिवाइड होगा। 2 एकम 2, 1 बचा, 15 बन गया। 2 सत्ते 14, 1 बच गया, ये 12 बन गया। 2 छिक्के 12। इकाइकांक 6 है, सम है, 2 से डिवाइड होगा। 2 अट्ठे 16, 1 बच गया। फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 चौके 8, 2 चौके 8। 4 है, 2 से डिवाइड होगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब आ गया 22। इकाइकांक 2 है, फिर 2 से डिवाइड हो गया। 2 एकम 2, 2 एकम 2। 11 बचा तो हमने 11 से डिवाइड कर दिया। 11 एकम 11। अब घन में हमें पता है कि 3 के जोड़े बनाते हैं, 3 3 के पैर। ये बन गया 2 का। तो हमें एक जोड़े से हमने उठाया 2, दूसरे जोड़े से उठाया 2,
और जो 11 है इसका जोड़ा नहीं बन रहा। तो हम कहेंगे कि यदि हम 704 में 11 से भाग दे दें तो हमें जो संख्या मिलेगी वो 2 दूनी 4, 4 का घन मिलेगी। 4 का घन क्या होता है? 4 चौके 16 और 16 चौके 64। क्लियर? तो हमें वह संख्या प्राप्त हुई 11, जिसका हम 704 में भाग दे सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 का तीसरा सवाल। m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m जो 5 है, 5 की घात m है, भागित 5 की घात -3 है, बराबर 5 की घात 5 है। ऐसी स्थिति में हमें एक नियम पता होना चाहिए कि जब आधार समान हो, जैसे यहाँ पे आधार 5 है जिसकी घात m है, भागित यहाँ पे भी आधार 5 है जिसकी घात -3 है, बराबर यहाँ पर भी आधार 5 ही है जिसकी घात 5 है। तो छोटे छोटे नियम हैं, सबको पता होना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि जब आधार समान हो, ऐसी स्थिति में गुणा हो रहा है तो घातें जो हैं जुड़ जाएंगी। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं और बराबर में घातें बराबर ही रहती हैं। बस इन 3 नियमों का पालन करते हुए आप इस सवाल को हल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाग में घातें घट जाती हैं, तो आधार समान है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? m माइनस, क्योंकि घातें घट जाती हैं, -3, दूसरे 5 की घात -3 है, बराबर घातें बराबर में घातें बराबर होती हैं तो घात 5, इन दो घातों के बराबर ये 5 होगा। कोष्टक खुलेगा तो इस माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, m + 3 बराबर 5। अब m के बराबर में 5 है और ये जो 3 है ये पक्षांतर होके पीछे जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, -3। 5 में से 3 गए, कितने बचे? 2। ये लो भाई, निकल के आया m बराबर 2। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, जो कि 5 नंबर का रहेगा। इसमें आपको अथवा में भी एक प्रश्न मिलेगा, चाहे तो आप इसको हल कर लो, चाहे तो आप इसको हल कर लो, लेकिन वीडियो में हम लगातार दोनों को हल करेंगे। जो आपको इजी लगे आप उसको हल करिएगा। तो पहला इसका जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब पहले तो अपने को समझना है कि पूर्णांक क्या हैं। तो आपने संख्या रेखा देखी होगी जिसमें बीचों बीच में हम बनाते हैं 0, और जब इस तरफ हम चलते हैं तो 1 धनात्मक रहेगा, 2 धनात्मक रहेगा, 3 धनात्मक रहेगा, 4 धनात्मक रहेगा, 5 धनात्मक रहेगा, ऐसे डैश 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 अनंत तक चले जाते हैं। और इस तरफ हम जब चलेंगे तो 1 ऋणात्मक रहेगा, 2 ऋणात्मक रहेगा, 3 ऋणात्मक रहेगा, डैश 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 अनंत तक चले जाते हैं माइनस में। अब देखिए, आप थोड़ा विचार कीजिए कि लगातार संख्याएं हैं इनमें 1, 2, 3। इन तीनों में यदि अपन विचार करें कि पहली संख्या से दूसरी संख्या का अंतर कितना है,
1 में हमने 1 जोड़ा तो मिल गया 2, 2 में हमने 1 जोड़ा तो मिल गया 3, 3 में हमने 1 जोड़ा तो हमें मिल गया 4। अगर हम विचार करें कि मान लो 1 है, 1 जोड़ा तो 2 मिला, और तीसरे स्थान पे पहुंचने के लिए हमें 1 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम इन सवालों को हल करेंगे। हम मान के चलते हैं कि पहली जो संख्या है वो x है। मान लो पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? उससे 1 अधिक होगी, x + 1 होगी। और तीसरी संख्या क्या होगी? पहली संख्या से 2 अधिक, तो पहली संख्या तो x है, x से 2 अधिक। तो ये 3 संख्या हो गई, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। लगातार की 3 संख्याओं का योग उनने कहा 51 है। तो संख्याएं क्या हैं? तो हम इनको क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे। तो हमें x कितने मिले? 1, 2, 3। हम इसको लिख सकते हैं 3x। संख्याओं को देखो, 1 और 2, 3 + 3 बराबर 51। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब 3x के बराबर 51 और ये जो 3 है ये पक्षांतर होके इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -3, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। अब आगे बढ़ते हैं। 3x बराबर 51 - 3, 51 में से 3 गए तो 48 बचे। 3x के बराबर, तो x के बराबर क्या होगा? फिर पक्षांतर करेंगे। ये जो 3 है इधर गुणा में है, इधर आएगा तो ये भाग में चला जाएगा। 48/3। पक्षांतर के नियम सबको पता होना चाहिए बेटा। 3 एकम 3, इसको काटो, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 18, x बराबर 16। अब x बराबर 16 है और हमने संख्याएं क्या देखी हैं अपनी? x एक संख्या, x + 1 दूसरी संख्या और x + 2 तीसरी संख्या, जिसमें x यदि 16 है तो पहली संख्या कहेंगे हम कि 16 है भैया। दूसरी संख्या 16 में 1 जोड़ दो तो 17, और 16 में 2 जोड़ दो 18। तो ये लगातार की 3 संख्याएं हैं जिनको हम जोड़ेंगे, इनका योग हो जाएगा 51। आंसर आपका ये रहेगा। क्लियर है? अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 का अथवा वाला सवाल। इसमें वो कह रहे हैं कि दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 का है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब अनुपात 5:3 का है और अंतर 18 का है, ऐसी स्थिति में हम मान के चलते हैं कि पहली संख्या मान लो 5x है। पहली संख्या 5x है और दूसरी संख्या मान लेते हैं 3x है। अब इनका अंतर 18 है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि पहली संख्या 5x में से 3x दूसरी संख्या को घटाया तो हमें 18 मिल गया, क्योंकि अंतर 18 का है। 5x में से 3x जाएंगे तो क्या 2x बचेंगे? 2x के बराबर 18। फिर यहाँ पे जब पक्षांतर होगा, x के गुणांक में 2 है और पक्षांतर में ये भाग में चला जाएगा, तो क्या हम इसको x बराबर
18/2 लिख सकते हैं। अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 नम 18, x बराबर हमें क्या मिला 9। अब हमारी जो दो संख्या हमने मान के चले थे उनमें हम x का मान रखते हैं। यदि x की जगह 9 रखेंगे तो 9 पना 45, पहली संख्या हो जाएगी 45, और दूसरी संख्या में हम x की जगह 9 रखेंगे, 9 तिया 27, दूसरी संख्या हो जाएगी 27। अतः हम कह सकते हैं कि दो संख्याएं 45 और 27 हैं जिनका अंतर 18 होगा। चाहो तो घटा के देखो आप 18 होता है कि नहीं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 भी 5 नंबर का रहेगा, जिसमें एक आपको अथवा का प्रश्न भी मिलेगा। चाहे तो आप इसको हल कर सकते हैं, चाहे आप अथवा वाला हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे। 6वें प्रश्न में दिया है, एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपए में नीचे दी गई है। वस्तु ब्रेड 60 रुपये की बिक्री हुई, केक 180 रुपये की बिक्री हुई, बिस्कुट 120 रुपये की बिक्री हुई। इनका कुल योग 360 रुपये। अब प्रश्न में पूछ रहे हैं, इन आंकड़ों का उपयोग करके एक पाई चार्ट निरूपित कीजिए। पाई चार्ट मतलब वृत्तालेख। हमें वृत्तालेख बनाना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक वृत्त में जो उसका अंदर अंतः कोण होता है 360 अंश का होता है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि जो ब्रेड है, केक है, बिस्कुट है, इन सभी की रुपयों का हमने टोटल देखा, वो कुल योग भी 360 ही आया है। तो हमें यहाँ पे केंद्र से, वृत्त के केंद्र से इसको निकालना है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि कुल योग 360 रुपये के बराबर है अंतः जो कोण है वृत्त का, उसका योग 360 अंश। तो हम कह सकते हैं एक एक नियम को लगा के, एक एक नियम के अनुसार 360 रुपये बराबर 360 अंश। तो 1 रुपये के बराबर 360 बटे 360 रुपये। 360 से 360 कैंसल, तो 1 अंश। यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ कि 1 रुपये के बराबर 1 अंश। अब हम आगे देखते हैं, वृत्त में 1 रुपये के बराबर, यदि 1 रुपये के बराबर आपका 1 अंश है तो 60 रुपये के बराबर 60 अंश होगा। 180 रुपये के बराबर 180 अंश होगा। 120 रुपये जो बिस्किट का है, 120 रुपये के बराबर 120 अंश होगा। वृत्त के केंद्र से हम जब एक रेखा खींचेंगे, ऋजु रेखीय, ये 180 अंश का कोण बनेगा। इसको हम 180 अंश लिख सकते हैं। अब वृत्त के केंद्र से जस्ट नीचे की तरफ रेखा आएंगे तो ये 90 अंश का कोण बनेगा, लेकिन हमें 60 अंश चाहिए, तो इसके बीचों बीच इधर कहीं 45 होगा, इससे बड़ा ये 60 अंश होगा। ये हो जाएगा 60 अंश। अब शेष जो बचा 120 अंश हो जाएगा। 120 अंश बिस्किट का, 60 अंश ब्रेड का और 180 अंश केक का। ये हमारा पाई चार्ट तैयार हो गया। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा सवाल। अथवा वाले में दिया है, एक थैले में समान आकार वाली 4 लाल गेंद
और 2 पीली गेंद थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? क्या यह एक पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है और क्यों? ये हमें बताना है। तो आपको पता होगा जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता निकालने का फार्मूला होता है ऐच्छिक परिणाम बटे टोटल परिणाम। ऐच्छिक परिणाम जो होंगे बटे टोटल परिणाम। अब हमें पता है कि वो जो थैला है उसके अंदर लाल गेंद जो है हमारी 4 हैं और पीली गेंद जो है 2 हैं। तो टोटल गेंद कितनी हो गई? 6। यानी टोटल परिणाम हम कह सकते हैं 6 हो गए। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता के लिए हमें ऐच्छिक परिणाम कितने मिलेंगे? 4 और टोटल परिणाम 6, जिसको हम काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तीन 6। हम कह सकते हैं कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 2/3 होगी। अब वो कह रहे हैं क्या लाल गेंद निकालने की प्रायिकता पीली गेंद निकालने की प्रायिकता से अधिक है? अब पीली गेंद निकालने की प्रायिकता उसी प्रकार होगी, ये पीली गेंद को इंगित करता है। इसके ऐच्छिक परिणाम क्या होंगे? 2 और टोटल परिणाम क्या होंगे? 6। इसको जब काटेंगे 2 एकम 2 और 2 तीन 6, 1/3। हम कह सकते हैं पीली गेंद निकलने की प्रायिकता 1/3 है और लाल गेंद निकलने की प्रायिकता 2/3। अतः लाल गेंद निकलने की प्रायिकता पीली गेंद निकलने की प्रायिकता से अधिक है। ठीक है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें भी आपको 5 अंक मिलेंगे और अथवा का भी हमें एक प्रश्न दिया है। चाहे तो आप इस प्रश्न को करें, चाहे आप अथवा का प्रश्न करें, दोनों में से कोई एक प्रश्न हल करना है, आपको 5 अंक मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम दोनों ही प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। एक व्यापारी ने एक वस्तु 784 रुपये में खरीदी, जिसमें 12% जीएसटी सम्मिलित था। जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था? इस सवाल को हल करने के लिए हम देखते हैं कि उस व्यक्ति ने 784 रुपये में वस्तु को खरीदा, जिसमें वो कह रहे हैं कि 12% जीएसटी इंक्लूड है। 12% जीएसटी इंक्लूड है, तो क्या हम कह सकते हैं कि पहले वो वस्तु 100% की थी और उसमें 12% और जोड़ दिया है। जब 12% उसने जोड़ा तो वो हो गया 112%। जीएसटी जोड़ने के बाद में 112%, 112% और उसने खरीदा जीएसटी जोड़ के 184 में। तो हम कह सकते हैं कि 112% के बराबर 784। 112% के बराबर 784। तो एक एक नियम इसमें लगाओ। एक एक नियम लगाने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि 1% के बराबर क्या हो जाएगा? 784/112%। 1% के बराबर 784/112। तो 100% के बराबर क्या होगा? 100% के बराबर 784/112 गुणित 100, क्योंकि यहाँ पे 100 का गुणा तो यहाँ पे भी 100 का गुणा।
अब इसको हल कर लो। हल कैसे? 4 से इसको काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचे 3, 4 अट्ठे 32, 4 से काटो, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंचे 20। अब 784 गुणित 25 और सब के बटे 28। यहाँ तक हमने इसको हल किया। उसके बाद में फिर हम इसको 2 से काटें और ये भी 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8। और इसको जब हम काटेंगे तो कलर चेंज कर लेते हैं जिससे स्पष्ट दिखे। 2 3 6, 1 बचा 18 हो गया। 2 छिंग 2 नम 18, 9 बार कट गया और 2 दूनी 4, 392। अब यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 392 है, तो हम इसको 2 से फिर काटें। 2 सत्ते 14 और 392 को काटेंगे तो 2 एकम 2, 1 बचा 19 हो गए। 2 नम 18, फिर 1 बचा 12 हो गए। 2 छिक्के 12, 196 और ये 7। हम इसको 7 को काटेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 5 बचे तो 56 हो गए। 7 आठे 56। अब हमें क्या मिल गया? यहाँ पे 28 गुणित 25। 28 गुणित 25 इसको आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा 700। तो हम कह सकते हैं कि 100% के बराबर 700 और 112% के बराबर 784। क्लियर है? तो उस वस्तु को उस व्यक्ति ने 12% जीएसटी लगने के बाद में 784 में खरीदा, तो जीएसटी लगने से पहले उस वस्तु का मूल्य 700 रुपये होगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा वाला सवाल, जिसमें 8000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यदि वार्षिक ब्याज जो है वार्षिक संयोजित होता है। इसको हल करने के लिए 2 तरीके हैं हमारे पास में। एक तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है, आप सीधा फार्मूले में मान रख दो। फार्मूला जो होता है P मूलधन कहलाता है। इसको ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस दर बटे 100 सबकी घात n जो समय रहेगा -1। इसमें हम सभी का मान रख देंगे। जैसे P जो मूलधन है वो है हमारा 8000 रुपये। 1 की जगह 1 रहेगा, 1 प्लस दर 5% की दर है बटे 100 सबकी घात n। n है वर्ष, कितने वर्ष, तो वो पूछ रहे हैं 2 वर्ष का, -1। अब हम इसको आगे हल करेंगे। मूलधन तो 8000 ही रहेगा। यहाँ पे अंदर वाले को जब हम हल करेंगे तो आपको पता होगा कि 1 + 5/100, इसको हल करने के लिए हमें भिन्नों का जोड़ ये नियम लगाना है। 1 के बटे में कुछ नहीं है तो मान लिया कि 1 है।
भिन्नों का जोड़ करने के लिए नीचे नीचे का गुणा, तो 100 का गुणा 1 के साथ होगा तो 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद में करना पड़ता है उल्टा, इसका करना चाहिए त्रियक गुणा। 100 का गुणा 1 के साथ तो 100, 5 का गुणा 1 के साथ तो 5, प्लस का निशान है तो प्लस, तो 100 एकम 100 प्लस 5 एकम 5, 100 और 5 105। क्लियर है? 105 एन, एन दिया है 2, जो कि घात है इसकी 2 का वर्ग, इसको वर्ग कह सकते हैं। इसका हम वर्ग निकाल लेंगे बाद में, -1। अब इतने को हम हल करेंगे तो आप ध्यान दीजिए, बटे में 100, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? इतने को बस लिखें कि जो 1.05 बटे में 100, मतलब 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा दिया हमने, 1.05 का वर्ग। अब 1.05 का वर्ग मतलब 1.05 का 1.05 में ही गुणा करना। इसको हल करने के लिए हम आगे चलते हैं कि 1.05 का वर्ग निकालना है, तो क्या हम इसको, वर्ग है ये ऊपर रहेगा, इसको हम एकाधिकैन विधि से हल कर सकते हैं। एकांक 5 है, 10, 10 का 1 अधिक 11, 11 से 10 में हम गुणा करेंगे तो 11 धाम 110, 5 का 25, 5 का वर्ग 25। अब यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव है और 1.2 दूसरे में भी 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे हम 4 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 1 2 3 4 इनके बाद में दशमलव, तो ये संख्या क्या होगी? 1.1025। क्लियर? -1 ऐसे ही था उधर, यहाँ पे पी का मान हमने लिखा था 8000। अब 1.1025 में से 1 घटेगा तो ये 0.1025 बचेगा क्या, और इसका गुणा पी के साथ मतलब 8000 के साथ हो जाएगा। करके देखो आप, जब इसके साथ में गुणा होगा तो आपका निकल के आएगा 820। क्लियर है? जो कि चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। अब जो मिश्र धन रहेगा, मूलधन हमें पता है कि 8000 है, प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन हो जाएगा 8820। लेकिन आपको यहीं तक हल करना है इस सवाल में। आप ये ना समझें ये जो प्रश्न हम हल कर रहे हैं ये सिर्फ प्रश्न नहीं, इनके हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। यदि आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो 8000 की जगह कुछ और वैल्यू दे दे तो भी आप हल कर पाओगे। 2 वर्ष की जगह जितने भी वर्ष देना हो वो दे दे तो भी आप हल कर लोगे, और दर की जगह जो भी दर देना हो तो भी आप हल कर लोगे। वीडियो को लंबा ना करते हुए फटाफट इसकी हम दूसरी मेथड समझते हैं, क्योंकि मात्र 2 वर्ष का दिया है तो उस मेथड से भी अपन बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज एक्चुअल में क्या कहलाता है। ब्याज का ब्याज लगाना 2 वर्ष के लिए है, यानी पहले वर्ष में जो 8000 रुपये मूलधन था उस पे जो ब्याज लगा उसको भी मूलधन मान के उस पे भी ब्याज लगा के दूसरे वर्ष इंक्लूड किया, तब जाके वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाया। तो क्या हम 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें 5% की दर से, 1 वर्ष का साधारण ब्याज ये होगा 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा, 8×5 40 और 1 शून्य इसका, तो ये हो गए 400।
हम कह सकते हैं कि 8,000 का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है। अब दूसरी वर्ष उस पे जब हम ब्याज लगाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज इंक्लूड करने के लिए, तो 400 के ऊपर भी ब्याज लगेगा 5% का, और जो मूलधन आपका 8,000 रुपये था उस पर भी ब्याज लगेगा 5%। क्योंकि हमें पता है एक वर्ष का ये 400 निकला, तो दूसरे वर्ष का भी हमें 400 ही निकलेगा 5%। अब निकालना हमें इस ब्याज का 5% है, तो ये 400 रुपये जो ब्याज था उसको हमने मूल मान के इस पे भी 1 वर्ष का हमने ब्याज लगाया, तो हमें ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 4 पंचे 20, कितना निकल के आया 20। तो एक वर्ष का 400, दूसरे वर्ष का 400 हो गया 800, और ये 20 रुपये का इस 400 रुपये पे भी ब्याज लगा, तो 820। ऐसे करके भी आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं 2 वर्ष का। आशा करता हूँ कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए बाकी के जो प्रश्न बचे हमारे 8वें नंबर का प्रश्न, 9वें नंबर का प्रश्न, 10वें नंबर का प्रश्न, 11वें और 12वें नंबर का प्रश्न, ये हम एक अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको हल करवा देंगे। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, इसका मतलब आप पढ़ने में सिंसियर हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।